बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था मिनट्स के बाद आना चाहिए, वो इन लाइन है। तो डॉलर टर्म में मुझे लगता है 21 साढ़े 21 डॉलर तक का एक पुलबैक पॉसिबल है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 64,500 से 65,000 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। तो ये अगर अगले 7 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से कंफर्टेबली 65,000 के करीब चांदी मिलनी चाहिए। वहां से आप एक फ्रेश रैली करके चलिए। ओवरऑल जैसे मैंने 2023 के आउटलुक बताए फंडामेंटल्स को देखते हुए और जिधर से ईटीएफ में बाइंग लौटी है, ये मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखा देगा। बट इमीडिएट में मुझे लगता है ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 71,000 एक ऐसा लेवल रहा है पिछले अगर आप 2-3 सालों से भी देखें तो प्राइसेस बार बार में 70-71 का लेवल छूने के बाद एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग हिट करती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए, 65,000 तक का लेवल चांदी में देखने को। कुणाल, आई डोंट नो मैं कब तक इस साल में आपको टीज करूंगी, लेकिन चांदी 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 आई थिंक हम बार बार ये बोलेंगे। 65 to 95 जैसे अजय कह रहे हैं कि एक रेंज इस साल में यहाँ पर बनता रह सकता है। आपको भी लगता है 65,000 किस तरह एक बार देखने को मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप लेवल्स की बात करेंगे 65,000 इज नथिंग। मतलब सिल्वर में 3-4-5% का करेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन फिनोमिनन। सो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा हेडविंड है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो है यूएस की ओर से जो जॉब डेटा आ रहा है वो कंटिन्यूअस हॉकी स्टांस दिखा रहा है। कल भी हमने फेड के सीनियर मेंबर से स्टेटमेंट आते हुए देखे थे, उसमें एक ही चीज कहा जा रहा है कि ये जो बैलेंस शीट का रिडक्शन है वो आने वाले 10 से 12 महीने और या फिर इवन हायर देन दैट इट कैन गो। सो अभी तक फिलहाल फेड की बैलेंस शीट से $500 बिलियन कम हुए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर $1,000 बिलियन। सो $1 ट्रिलियन बैलेंस शीट और रिडक्शन की बात है। सो दैट जनरली जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी में इसके कारण स्लो डाउन आता है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक करना है वो भी बंद हो जाता है, बैलेंस शीट रिडक्शन भी बंद हो जाता है। सो इवेंचुअली गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बड़ी तेजी होने ही वाली है। मे बी शायद फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकेंड हाफ में होगी, बट होगी जरूर। ऑलराइट, और उसका सपोर्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे, और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और मुनाफा वसूली डिप्स यहाँ पर खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमने डिजिटल गोल्ड का तो आप हमें बता ही रही थी कि वहां पर डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम सिल्वर देखें, उसके प्राइसेस देखें और डिमांड देखें तो वहां पर क्या क्यूज है? सिल्वर में हमने देखा है पिछले 2 महीने में जो प्राइसेस में रन अप आया है फ्रॉम 56,000 टू 70,000, ये ऑलमोस्ट जो 15-20% का रन अप आया है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रीस्टॉकिंग डिमांड थी बहुत ही स्ट्रांग थी, एंड होलसेलर जिस तरह से रीस्टॉक कर रहे थे इंडिया में और इंटरनेशनली हम देख रहे थे कि एलबीएम में और कॉमेक्स के वेयर हाउसेस पे हर तरह से काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही थी जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट इंडिया में भी हमने देखा है कि काफी अच्छी सेल्स ज्वेलर्स के वहां रही है, काफी लोगों ने फिजिकल बाइंग की है, डिजिटल सिल्वर में लोग बाय कर रहे हैं, तो फिजिकल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि प्राइसेस ने बहुत बड़ा रन अप दिखाया है। तो जो ये प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर 68,000 के आसपास अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाइंग करना चाहिए। मुझे भी लगता है यहाँ से जो टारगेट है 2023 में हम देख सकते हैं कि 80,000 एंड 85,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि 80,000 तक तो यहाँ पर बहुत कंजर्वेटिवली माना जा रहा है कि चांदी की हम बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे। नवनीत, जब ये जब पिछला साल हमने बनता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर सोना खरीदारी करने की बात करनी शुरू करी। ये फर्स्ट हाफ के बाद हमने आता हुआ देखा, और अगर आप 2022 का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें तो क्लियरली सभी एसेट क्लासेस को यहाँ पर सोने ने आउट परफॉर्म किया है। बाकी सब चीजें बहुत ही नेगेटिव में है और सोना यहाँ पर स्लाइटली इन द पॉजिटिव रहा, तो इन दैट सेंस पोर्टफोलियो में काम भी किया। क्या 2023 की शुरुआत भी कुछ इन्हीं स्तरों पर हो रही है? 2000 की स्टार्ट तो फ्लाइंग हुई और 5 दिनों में हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बहुत बढ़त देखने मिल रही है, बट लार्जली आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से रुकेंगे यहाँ से, और करीब करीब आपको 7-8% के आसपास के गेन यानी 58,000 से 60,000 के रेंज में गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम सिल्वर की बात करें तो अपवर्ड्स ऑफ 85,000 के टारगेट आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट के टारगेट लगभग 80,000 के प्लस ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंक्रीमेंटल गेन्स में ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा क्विकर मिलेंगे। और अगर आप पिछले साल का रिकैप करें तो पिछले पूरे 11 महीने में चांदी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक महीने में करीब करीब 17% के आसपास का रिटर्न दिया। तो चांदी की चाल वैसी है, इट कैन बी वेरी साइडवेज कंसोलिडेटेड करेक्टिंग
फॉर मे बी 2 क्वार्टर्स, बट जब मोमेंटम आएगा उसमें तो काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो मेरा बेट चांदी पर रहेगा 2023 के लिए। ऑल राइट, तो चांदी पर हम सभी की नजर है। आपके पोर्टफोलियो को अगर वो सिल्वर लाइनिंग चाहिए तो सिल्वर उसमें होना जरूरी भी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। रनिशा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर बात करेंगे कच्चे तेल की और गैस की, क्योंकि यहाँ पर काफी उठापटक है। अगले हफ्ते के लिए क्या क्यूज निकल के आ सकते हैं, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269 SS और 269 T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की जरूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुणाल, एक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे आपका व्यू जरूर लेना चाहेंगे। बहुत समय तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है, लेकिन जिस तरह की गिरावट और जिस तरह की शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप और कितना इंडिकेटिव है ये ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से? जी, इट्स वेरी गुड टॉपिक यू ब्रॉट इन राइट नाउ। लास्ट 3 दिन 4 दिन से
विदाउट एनी वॉल्यूम जो हम चेन देख रहे हैं बाल्टिक इंडेक्स में, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ. सो ओपन हाई लो क्लोज सेम है और कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है. सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट इंडिकेटर राइट नाउ टू थिंक दैट इट इज क्रैश. सो आई थिंक मे बी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल सी द ट्रेड रिज्यूमिंग. मेरा व्यू शिपिंग को लेके बुलिश है. आई एम वेरी बुलिश ऑन द शिपिंग सेक्टर. और ये विद चाइना रीओपनिंग इट्स इकोनॉमी, it's going to be very bullish for the dry bulk segment going forward. जो टैंकर सेगमेंट है, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में है, कल हमने देखा पुतिन साहब ने कहा 2-3 दिन के लिए सीज फायर, ऐसा कोई अगर मूव आता है रशिया की ओर से, तो जो पूरी शिपिंग की तेजी है, इसका जो रूट कॉस्ट था दैट इज बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल कंसर्न. और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे जो रूट से शिपिंग के वो चेंज हो गए. सो अगर ये सीज फायर होता है तो टैंकर इंडेक्स, डर्टी टैंकर और क्लीन टैंकर, ये दोनों में आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा. बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर इज अ स्कैरसिटी, द सप्लाई साइड बहुत टाइट है. एक ही चीज है जो शिपिंग के लिए नेगेटिव है कि ग्लोबल ट्रेड फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा श्रिंक होने वाला है, ये नेगेटिव है. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइक्लिकल फिनोमेनन. स्ट्रक्चरल शिपिंग सेक्टर तेजी में है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शिपिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके. ओके नवनीत, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ कुणाल ने जो कहा कि शिपिंग सेक्टर यहाँ पर तेजी में रह सकता है, उसका कितना फायदा या उसका फायदा क्रूड ऑयल प्राइसेस में आगे जाके आता हुआ देखते हैं? अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात हो रही तो हमने उसको करीब $1,000 से $6,000 तक जाते हुए देखा, और 6,000 से क्रैश होते हुए फिर से $1,000-1,500 की रेंज में देख रहे हैं. और जैसे कुणाल ने बताया, थिन वॉल्यूम के साथ लिक्विडिटी नहीं है और उसके बावजूद हम प्राइस में करेक्शन देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट मच टू रीड अबाउट. बट रहा सवाल क्रूड ऑयल का, तो हमने लास्ट कुछ दिनों में क्रूड ऑयल को एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होते हुए देखा. $70 और $77 ये रेंज में WTI ट्रेड हो रहा है. ब्रेंट में करीब $80-82 के रेंज में ट्रेडिंग हो रही है. मेरा मानना यह है कि काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए हैं प्राइसेस के अंदर, और यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कुछ खास नहीं है. चाइना की तरफ से जो रीओपनिंग की बात हो रही है वो पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और ओपेक अपना प्रोडक्शन कट मेंटेन करता है, और 4 फरवरी के बाद जो मीटिंग है उसमें भी जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव रहता है अगर ओपेक की तरफ से, तो मेरे हिसाब से एक नीजर रिएक्शन या करेक्शन के बाद में फिर से एक न्यू पॉजिटिव मोमेंटम हमको क्रूड ऑयल प्राइस में देखने मिल सकता है. तो अंदर लोअर साइड $75 के आसपास या $72 के आसपास आपको ब्रेंट देखने मिल सकता है, बट लार्जली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी $95 के ऊपर हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में. ऑल राइट, तो 75 to 95 क्रूड ऑयल यहाँ पर रह सकता है. अजय, एक और बात जो अब एक न्यू मैप हम बनता हुआ देख रहे हैं कि जहां तक सप्लाई की बात है वो तो रशिया, यूएस और ओपेक को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही डिमांड की बात आती है हम चाइना को यहाँ पर फॉलो करते हैं. कैसे देखते हैं आप इन दोनों को, और क्या एक बैलेंस बनता हुआ दिखेगा? देखिए, हिस्टोरिकली भी देखें तो चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है सभी कमोडिटी और जिस से पिछले 6-8 महीने से अंडर हम बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन रहा है, और गवर्नमेंट भी रीजन से रेट्स के अंदर या स्टिमुलस दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक होप है चाइना एक तरह का लीडर रहता है, तो इसलिए हम लोग डिमांड के लिए चाइना की तरफ देखते हैं. और सेकेंडली ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन फियर है, तो आई थिंक लीडर जो रहेगा 23 का वो पहले चाइना रहेगा, एंड उसके बाद फिर वेस्टर्न कंट्री से डिमांड निकलेगी. बट वहीं दूसरी ओर यूएस पे भी नजर रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा यूएस से जो स्टेटमेंट आया 2023 के अंदर, दे विल बी एक्टिंग एज ए नेट एक्सपोर्टर. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है या ऑयल एंड गैस के अंदर जो कैपेक्स है वो यूएस जरूर बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो यूएस साइड से बढ़ेगा. तो आई थिंक के जो हायर साइड में सबका एक बिलीव है कि $95-100 तक एक बार दिखा सकता है. आई डाउट, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही तो डिमांड जरूर बढ़ेगी, बट क्रूड ऑयल अगर लोअर लेवल्स पे या करंट लेवल पे थोड़ा बहुत रहता है तो इट विल बी बेनिफिशियल. तो अपसाइड मुझे रियली ज्यादा बड़ा तेजी नहीं लग रहा, बिकॉज एक तरफ रिसेशन फियर की वजह से डिमांड में थोड़ा डेट है, दूसरी ओर चाइना कोशिश जरूर करी, बट ऑन दी अदर साइड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी. लेट्स सी अभी ओपेक उसके अंदर क्या आगे लाइन अप करके चलता है, बट आई थिंक 90-92 इज ऑलरेडी हमने जो देखा था वो एक हाइप हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं. चाइना से डेफिनेटली न्यू ईयर हॉलीडे पे जाने से पहले थोड़ा बहुत डिमांड है, पर उसके बाद एक सिलेक्ट वापस हम चाइना से भी देख पाएंगे. राइट, गैस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला हफ्ता यहाँ पर काफी चौंकाने वाला रहा है. जिस तरह से 10% की गिरावट, 5% की तेजी, फिर 10% की गिरावट, पिछले 3 दिन इस तरह से यहाँ पर काम किया है. आज ऑफ कोर्स जिस तरह से हफ्ते की एंड है, कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिली है. आप तीनों से ही जानना चाहेंगे गैस में क्या लगता है. कुणाल, आपसे शुरुआत कर लेते हैं. जी, गैस में फंडामेंटल्स अगर आप देखिएगा तो एक तो विंटर कम हुआ है, यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है गैस बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन इश्यू. सो एक
कमजोर विंटर, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से कल भी पुतिन साहब का स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन का अगर सीज फायर होता है, सो अगर आप यूरोपियन गैस भी देखेंगे तो यूरोपियन गैस भी ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से है, तकरीबन 600 वाला आज 150 वहां पे भी हो गया है। सो बहुत ही बड़ा मंदी का एक दौर चालू हो गया है गैस में। कोई ट्रिगर नहीं है अपसाइड के लिए अंटिल कोई बहुत ज्यादा विंटर की डिमांड आ जाती है या ये जियोपॉलिटिकल इश्यू फिर से एस्केलेट होते हैं। तो मुझे तो फिलहाल कोई मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जा सकता है, 290 285 तक जा सकता है, बट तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी 300 के स्तर यहाँ पर टूटते हुए नजर आते हैं। नवनीत, ओवरसोल्ड है या खरीदारी वापस लौटेगी? पूरी तरह से गैस में से गैस फिजल आउट होते हुए नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि जो फॉल हमने देखा है काफी निवेशक इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि अपसाइड में भी जो मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रांग था और डाउनसाइड में भी जो फॉल है काफी स्ट्रांग है। बट रहा सवाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग शॉट होगा अगर फंडामेंटल पे इसको जज करेंगे। फिलहाल हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो 280 290 के बीच में काफी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, और वहां पर एक रिवर्सल या पॉसिबली टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे जहां पे एक बाइंग इमर्ज होगी, और 50 से 60 रुपए का आपको वहां से बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो प्राइस को फिर से 350 रुपए के आसपास ले जा सकता है। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही मेंटेन करना चाहूंगा। मीडियम टर्म की अवधि में क्या होगा वो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फंडामेंटल्स माइट चेंज वेरी सून। तो दिस इज द कॉल 280 से लेके 350 ये रेंज में आपको गैस कुछ दिनों में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट अजय, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है नेचुरल गैस में 2023 काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस तरह से हमने कोल के प्राइजेस और क्रूड के प्राइजेस भी अगर करंट लेवल से थोड़ा सा अगर 80-85 का भी हाई पकड़ते तो उससे कंपैरेटिव में गैस काफी चीप रहेगी। सेकेंडली, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने यूरोप में और रशिया के बीच में देखा, तो आई थिंक अगर ये रिजॉल्व भी हो जाता है तो जो डिपेंडेंसी यूरोप ने रशिया के ऊपर दिखाई है वो गलती वापस नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स को जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। तो यूएस के पास भी जो गैस का एक्सपोर्ट है वो इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद के प्रोडक्शन, खुद का कंजम्पशन और यूरोप को भी पूरा दे पाए, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक ये 20-22 जनवरी तक मार्केट थोड़ा स्लगिश और नेगेटिव रह सकता है, बट जैसे हम फरवरी मार्च में एंटर करेंगे, बिकॉज इस बार हमारी इन्वेंट्री, अगर यूरोप की इन्वेंट्री बात करें तो वो डेफिनेटली 5 साल के एवरेज के ऊपर है, दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस करेक्शन। बट 23-24 की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्टेजेस का कंसर्न जरूर रहेगा। तो आई थिंक मिड ऑफ ईयर तक की बात करें तो काफी अच्छी रैली आ जाएगी, बट इमीडिएट की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर मुझे लगता है 290 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 370-360 का जोन हम लोग देख पाएंगे मैक्सिमम। बट अब मार्केट में बड़ी गिरावट यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते से। ऑलराइट, सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन एक बार 300 का स्तर यहाँ पर टूट सकता है नीचे में, तो उस पर आपको नजर रखनी होगी। करंट लेवल्स भी शायद खरीदारी के लिए यहाँ पर बेहतरीन नहीं है। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया अजय, नवनीत, कुणाल साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से सभी कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं।
तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की जरूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है, तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ इनकैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में FD कर दी। अब FD कर दी तो FD पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन। नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में हंगामे की भेंट चढ़ गया मेयर का चुनाव। मनोनीत पार्षदों के पहले शपथ ग्रहण पर आप और बीजेपी में धक्का मुक्की, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बाद बैकफुट पर आई सरकार। कहा जल्द सभी टाइमलाइन को किया जाएगा पूरा। जजों के तबादले को लंबित रखने पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज। एशियाई देशों में बढ़ती महंगाई पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जताई चिंता। कहा महंगाई रोकना और कर्ज घटाना हो सबसे बड़ी नीतिगत प्राथमिकता। बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव हावी। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 453 और निफ्टी 133 अंक गिरा।
आर्थिक विकास को रफ्तार देने और राज्यों की भूमिका बढ़ाने के लिए आज से राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक शुरू। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधन। आईडीबीआई बैंक में करीब 7% की तेजी। बैंक में को प्रमोटर नहीं रहेगी सरकार। सेबी ने शेयर होल्डिंग के रीक्लासिफिकेशन को दी मंजूरी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने के बाद दहशत में लोग। सरकार ने सभी निर्माण कार्य पर लगाई रोक। मामले में सीएम की हाई लेवल बैठक। और खबरों की शुरुआत दिल्ली से, जहां सिविक सेंटर में मेयर का चुनाव आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल यहां पर मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ ग्रहण कराने को लेकर यह पूरा बवाल मचा और जल्द ही सदन में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद सदन में भिड़ गए। दोनों पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्षदों के बीच मारापीटी भी हुई। सदन में पर्चे भी फाड़े गए, कुर्सी भी फेंकी गई, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही की अगली तारीख अब उपराज्यपाल की तरफ से घोषित की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरे मामले में एक दूसरे पर कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता वार पलटवार कर रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति आज सिविक सेंटर में देखने को मिली। कुछ इस तरीके की वाफो वाली स्थिति और मारा पीटी पर उतारू यहां पर पार्षद हो गए कि उसके बाद सदन की कार्रवाई को ही स्थगित करना पड़ा। भाई जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माहौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं आम आदमी पार्टी के व्यवहार पर, जो बहुमत में है लेकिन महापौर के चुनाव से भाग रही है, गुंडागर्दी करा रही है। इनके पार्षद ब्लेड मारे हैं बीजेपी के पार्षदों को, कई के हाथ कटे हैं, कई की हथेलियां कटी हैं और ये गुंडागर्दी का चरित्र दिखा रहे हैं सदन के अंदर। तो दिल्ली में सियासत की दंगल और सदन में शर्मनाक हरकतों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं जोशीमठ, जहां लोगों की जिंदगियां आफत में आ गई है। घर धंस रहे हैं, पानी लगातार निकलने से भयानक दहशत में यहां पर लोग हैं। घर छोड़कर वो बेघर हो चुके हैं। सामान को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर इस इलाके में कई होटल को बंद करने का आदेश दिया गया है।